नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने चुनाव से ठीक 3 दिन पहले ऐसा बयान दे दिया है जिससे सीमा पार यानी पाकिस्तान में खलबली मच गई है। साथ ही मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जगहों से बटेंगे तो कटेंगे का संदेश तो दे ही रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव हमलावर हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे, और मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे महाभारत में नवनीत राणा की, क्योंकि नवनीत राणा पर हमला ऐसा हुआ है कि बस वो बाल बाल बच गई हैं। जो खबर सामने आई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं विस्तार से आपको दिखाएंगे और बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कैलाश गहलोत की, क्योंकि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले लगातार बयानों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी अमला अपने कामकाज में व्यस्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करेगा अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहा होगा। और यही वजह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करके जनता को यह बता रहे हैं कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कैसे सरकार और मजबूत होगी और कैसे मजबूती से काम करेगी। वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। मैं तस्वीर आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर सबसे पहले कासगंज की। कासगंज में ऑपरेशन लंगड़ा और एक्शन तगड़ा लगातार जारी है, क्योंकि कासगंज में पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बदमाश जो कासगंज में लगातार मुख्यमंत्री जैसा कहते हैं जो बदमाशी करेगा उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं, कुछ ऐसा ही कासगंज में दिखाई दिया है आज। इसके अलावा कासगंज के बाद बात कर लेते हैं मथुरा की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अगर गैंग सक्रिय हैं तो पुलिस भी लगातार सक्रिय है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं मथुरा की, क्योंकि मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही यहां पर भी एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। यानी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगातार एनकाउंटर हो रहा है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है। और साल 2017 मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस को यही कहते रहे हैं कि प्रदेश का माहौल खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी वजह से पुलिस अपना काम कर रही है। फिर कितने भी बड़े तबके का अपराधी हो, कितना बड़ा रसूख रखने वाला अपराधी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसको गिरफ्तार करना, उसका एनकाउंटर करने में पुलिस पीछे नहीं हट रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई अंतिम दौर में है। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी चाल चल रहे हैं। दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार पलटवार किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का अगला संस्करण लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है और उत्तर प्रदेश के जिन 9 जिलों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सीसामऊ में मुस्लिम 50% हैं, कुंदर में 65% और मीरापुर में 40% मुस्लिम है। तो क्या मुस्लिम लीग वाले दांव से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बदलेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। उस समय जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम बहुल्य सीट भी हार जाएंगे अखिलेश? यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है। खैर सीट पर प्रचार करते हुए योगी ने 1906 की याद दिलाई। आखिर योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया, सुनिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी
मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग के, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में भीड़ इतनी हो रही है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने वाली है। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसीलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। बहन और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो। यूपी उपचुनाव में योगी के प्रचार का ये राउंड नंबर 2 है और योगी 100% स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। वजह है 2017 से अब तक जो कहा वो कर दिखाया है। यूपी दंगा मुक्त है, माफिया राज खत्म हो चुका है, नकल माफिया का तंत्र टूट चुका है, बदमाश अपराधी हाथ जोड़कर सरेंडर कर चुके हैं, विकास के काम एक्सप्रेस स्पीड पर हो रहे हैं, अगड़े पिछड़े दलित मुसलमान सभी को योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं वे सब सपा के गले के हार हैं। ये चुनाव मौका है 2027 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिला रखा है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से एक ही संदेश दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हमलावर हैं और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव पर हमलावर हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि पीडीए जो है बीजेपी से डर गई है। यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का कि पीडीए बीजेपी से डर गई है। वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की सीएम योगी सीएम
संत हैं, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। संगत से गुण मिलत हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए की बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में सियासी बम फूटा है। दरअसल दिल्ली में एक मंत्री ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया पर कई आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है, मंत्री पद छोड़ दिया है। और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, उसके बाद उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अंदर खाने पहले से ही ये बातचीत चल रही थी, क्या कुछ ऐसा चल रहा था? कोई नाराजगी कैलाश गहलोत की इसके पहले भी सामने आई थी, जिस वजह से एक बार में ही बिना किसी मान मनव्वल के, बिना किसी नानुकुर के तुरंत कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये बता देती हूं आपको कि कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक पर यानी अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया है। उनका यह कहना है कि केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया है। आम आदमी पार्टी ने यमुना सफाई के नाम पर झूठे सपने बेचे हैं, क्योंकि इन्हीं वादों के साथ पार्टी सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए लड़ रही है, यानी कि जो उसका ध्येय था उससे भटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी के मुद्दे नहीं उठाती है आम आदमी पार्टी। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी के कई मंत्री ये तमाम आरोप लगाते हुए पार्टी और मंत्री पद छोड़ चुके हैं। आरोप नंबर 5 क्या है उनका कहना है कि लोगों के आम जरूरतों पर भी ध्यान नहीं है, आम जरूरतों को भी आम आदमी पार्टी भूल गई है। केंद्र से लड़ाई कर विकास नहीं हो सकता, ये साफ कहना है कैलाश गहलोत का। वो ये भी कह रहे हैं, 7वां आरोप ये है उनका कि दिल्ली सरकार का हर विभाग नकारा साबित हुआ है, यानी विभाग में काम नहीं हो रहा है, कैलाश गहलोत कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि शीश महल सहित लगभग हर विभाग में घोटाले हुए हैं, शीश महल सहित हर विभाग में घोटाले हुए हैं। तो ये 8 आरोप है कैलाश गहलोत जो लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र से लड़ाई कर दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कई साल से सरकार होने के बावजूद यमुना की सफाई नहीं कर पाए। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवाद हैं। वादा करने के बाद भी दिल्ली में जनता के काम नहीं कर पाए। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है। और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का। और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से
उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। कैलाश गहलोत की आम आदमी पार्टी छोड़ने से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि कैलाश गहलोत किस पार्टी का दामन थामेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने खुलकर अभी कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय हो गया है कि आखिर कैलाश गहलोत के विभागों को संभालेगा कौन। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी संभालेंगी कैलाश गहलोत के सभी विभागों को। मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि 2 से 2.5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले ये उथल पुथल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब यह तय हो गया है कि सीएम आतिशी ही उनके विभागों को संभालेंगे। इसको लेकर उपराज्यपाल को प्रस्ताव तक भेज दिया गया है। उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। तो दिल्ली में भले ही 2.5 महीने बाद चुनाव हो, लेकिन महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस बीच अमरावती से सांसद रही नवनीत राणा अमरावती में ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और उनके साथ मारपीट हुई है। और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसमें वो बाल बच गई कि उनको चोटें नहीं आई हैं। क्या हुआ था और कैसे उसके बाद नवनीत राणा शिकायत करने के लिए पहुंची हैं, ये आपको बता देते हैं। नवनीत राणा ने बाकायदा वीडियो दिखाया है पुलिस को इसका और ये बताया है कि उनके ऊपर कैसे हमले किए गए हैं, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। वो यहाँ तक कह रही हैं कि किसी तरीके से बच के वहां से वो निकले, लेकिन उस बीच उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है। और इसके बाद अब वो विजुअल आपको दिखा देते हैं जो नवनीत राणा ने पुलिस को दिखाया है। ये दिखा देते हैं आपको, देखिए पुलिस को यही वीडियो दिखा रही थी नवनीत राणा, जिसमें नवनीत राणा के साथ मारपीट की गई। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से नवनीत राणा के आसपास लोग हैं और नवनीत राणा को उस बीच में उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है, जो बमुश्किल उनको निकाल के वहां से लेकर जाते हैं। नवनीत राणा ये भी कह रही हैं कि उनके लिए गलत शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन जो हाव भाव लोगों के थे उसे एक बात तो साफ है कि किसी ने इन लोगों को बहकाया था, भड़काया था। और बार बार कह रही हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। और बता देते हैं आपको कि नवनीत राणा पर आखिर अमरावती में हमला हुआ क्यों है। नवनीत राणा सनातन की कट्टर समर्थक है, अलग अलग मंचों से सनातन को लेकर मजबूत और महत्वपूर्ण बातें कहती रही हैं। सनातन वोट बनाने की मांग भी नवनीत राणा उठाती रही हैं, तमाम साधु संतों के साथ सुर मिलाते हुए। सनातन को लेकर मुखर होकर बोलती है नवनीत राणा और विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वो सनातन और हिंदू धर्म को लेकर खुलकर बोलती रही है। वक्फ की मनमानियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और इसीलिए वो कह रही है कि लोगों को भड़काया गया, विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। ओवैसी ब्रदर्स को उनकी ही भाषा में नवनीत राणा ने जवाब दिया था। 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया नवनीत राणा ने और उसके बाद इन लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। वो कह रही है जिसके बाद उन पर हमले की कोशिश की गई, हमला हुआ भी। मुस्लिमों को सबक सिखाने की बात कही थी नवनीत राणा ने। साथ ही नवनीत के बयान से कट्टरपंथी परेशान है। नवनीत राणा वही शख्सियत हैं जिन्होंने इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वो चर्चा में आई थी और अब जब वो हिंदू धर्म को लेकर कोई बात कहती हैं तो कट्टरपंथियों में नाराजगी बढ़ती है और उन पर हमला कर दिया जाता है। ये दावा है नवनीत राणा का। क्या हुआ है अमरावती में, इस रिपोर्ट में देखिए और कैसे बाल बची है नवनीत राणा। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी में उनकी गिनती उन चंद नेताओं में होती है जिनकी एक आवाज पर चुनावी सभा में जनता की भीड़ उमड़ आती। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी ये उनका आक्रामक तेवर ही है।
जिसके चलते नवनीत राणा विपक्षी पार्टियों के लिए बुरा सपना है। वो दुश्मनों के गढ़ में भी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। ये उनका अंदाज है कि ओवैसी जैसे नेताओं की उनके सामने घिग्गी बंधी रहती। लेकिन देश की उसी शेरनी पर कायराना हमला हुआ है। कुछ उपद्रवियों ने उनकी चुनावी सभा में उन पर जानलेवा हमला किया। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है, उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य हैं उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका के खल्लार में सभा करने पहुंची थी, जहां उनकी सभा में पहले से मौजूद कुछ उपद्रवियों ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते नवनीत राणा पर हमला कर दिया। हालांकि कट्टर सोच रखने वाले विरोधियों की नीयत को नवनीत राणा और उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पहचान लिया और मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती दिखी। लेकिन नफरती इतने गुस्से में थी कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर नवनीत राणा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये तस्वीरें गवाह हैं अमरावती की शेरनी नवनीत राणा कैसे उपद्रवियों के निशाने पर आई और किस तरह दंगाइयों ने उन पर कुर्सियों से हमला किया। भीड़ कितनी बेकाबू थी और वो कैसे नवनीत राणा को निशाना बनाने पर तुले थे, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे, बावजूद इसके खून खराबा करने पर उतारू उपद्रवियों की फेंकी हुई कुर्सियां नवनीत राणा को लगी। किसी महिला नेता की सभा में इस तरह का हमला आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिला। खासकर अमरावती में नवनीत राणा पर हुए इस हमले को लेकर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, यहाँ भीड़ लगातार बेकाबू होती गई। माहौल ऐसा बन गया जैसे भीड़ किसी खास मकसद से यहाँ आई थी। वो तो गनीमत रही कि नवनीत राणा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धैर्य बनाए रखा और वो किसी तरह नवनीत राणा को भीड़ के बीच से निकालकर बाहर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अमरावती की पूर्व महिला सांसद पर हुए इस जानलेवा हमले में सबसे हैरानी की बात ये देखने को मिली कि उपद्रवी नवनीत राणा की सभा से निकल जाने के बाद भी शांत नहीं हुए। वो लगातार सभा में बैठने के लिए रखी गई कुर्सियों को तोड़ते रहे और ये मंजर यहाँ काफी देर तक देखने को मिला। हालांकि किसी तरह यहाँ से निकलने के बाद नवनीत राणा ने इस घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन पर हमला करने वाले लोग कौन थे और वो किस मकसद से उनकी सभा में आए थे, उन पर हमले का ऑर्डर किसने दिया था, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस से मिलने बाकी हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक नवनीत राणा पर हमला करने वाले लोग एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, लेकिन वो कहां से आए और उनका मकसद क्या था, फिलहाल इस सवाल के इर्द गिर्द ही पूरे महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है, जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था उनका मेमोरी लॉस हो गया था। चलिए, एक तरफ चुनाव है महाराष्ट्र में और चुनाव को लेकर बयानबाजी तो जारी है, लेकिन इस बीच एक और मुद्दा इस चुनाव में उठाया जा रहा है और वो है सामान की चेकिंग का। पहले उद्धव ठाकरे से नाराज दिखे, शरद पवार नाराज दिखे और अब राहुल गांधी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सामान की भी चेकिंग हुई है और उनके सामान की चेकिंग के बाद भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी के सामान की चेकिंग क्यों की गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामान की चेकिंग की गई तो कहा गया कि भाजपा शासित राज्य में चुनाव के समय क्या पूर्व मुख्यमंत्री के सामान की भी चेकिंग होगी, और अब राहुल गांधी के सामान की चेकिंग की गई तब भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की या उनके सामान की चेकिंग क्यों की गई है। लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोटोकॉल है और इसीलिए इसको देखते हुए सभी की गाड़ियों, सभी के सामानों की, सभी के चॉपर्स की चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता नाराज है कि भाई वो तो वीवीआईपी हैं, उनके सामान की चेकिंग कैसे हो सकती है। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। केवल विपक्ष के नेताओं के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है, बल्कि खुद नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, अमित शाह गृह मंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन सभी लोगों के सामानों की चेकिंग हुई है। क्योंकि जैसे ही ये सवाल उठाया
दिखाया गया कि विपक्ष के नेताओं के सामान की चेकिंग हो रही है। उसके बाद बाकायदा वीडियो जारी करके ये बताया गया है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि साहब खाली आपके सामान की चेकिंग नहीं हो रही है, ये नियम है और नियम में हर कोई आता है, ये कानून है और इसीलिए सभी के सामान की चेकिंग होगी। अब बता दें आपको कि एक तरफ राहुल गांधी के सामान की चेकिंग हुई है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी का ध्यान भटक गया है। वो उल जलूल बयान दे रहे हैं, अपने सामान की चेकिंग होने से इतना ज्यादा घबरा गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं। दोनों ओर से क्या कहा गया है सुनिए पहले राहुल गांधी ने क्या कहा। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को एक मिनट के लिए भी छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। राहुल गांधी जी परिवारवाद की जमींदारी के युवराज हैं, भाई बहन विद्वान हैं, अपनी विद्वता का प्रकटीकरण अरे सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपकी पहचान क्या है? नेहरू परिवार, गांधी टाइटल लगा करके आपकी विद्वता थोड़े बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस तरह की उल जलूल बातें की हैं, बहकी बहकी बातें की हैं। तो देखिए, याददाश्त तभी हो सकती है अगर दिमाग हो, मेमोरी तो तभी होगी अगर माइंड हो। और राहुल गांधी जी कितने कोरे कागज़ की तरह हैं सब जानते हैं। जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे उनका दिमाग भी है, और उस दिमाग की उपज ही है इस तरह की सोच जिसमें वो तुलना प्रधानमंत्री जी की जो बाइडेन से कर रहे हैं। खैर, बीजेपी के नेता हमलावर हैं और इन बयानों को सुन के आप भी समझ गए होंगे कि आखिर मेमोरी लॉस हुआ किसका है। खैर, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव की, क्योंकि वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पहले 3 नवंबर को अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वक्फ बिल के खिलाफ ताकत दिखाई, तो शनिवार को दिल्ली में ही धर्म संसद बैठा दी गई। हिंदुओं ने सनातन बोर्ड की मांग का शंखनाद कर दिया है और अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड की मांग की मैदान में बाबा रामदेव भी उतर गए हैं। बाबा रामदेव हिंदू विरोधी गैंग पर जमकर बरसे। योग गुरु बाबा रामदेव भी अब खुलकर सनातन बोर्ड की मांग के समर्थन में आ गए हैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए रामदेव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए। हम तो एकत्व के, सह अस्तित्व के, विश्व बंधुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए जाति पंथों के बंटवारे झूठ का है, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान के हम उपासक हैं। सब हिंदू एक मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो संकल्प अब सब जगह गूंज रहा ही है। अरे ये तो अभी संसद भवन पे, मंदिरों पे, इन्हीं पे दावा कर रहे हैं, कल को पूरे भारत पर ही दावा ठोकने लगे। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। ये भारत मूलतः सनातन धर्मियों का भारत है। हमने सबको पनाह दे रखी है। हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल देश यह सनातन धर्मियों का देश है। हम सबको आदर करते हैं, तो इसमें ज्यादा ऊंची नीची बातें ना करें। तो बाबा रामदेव ने सनातन बोर्ड के समर्थन की बात कही है। वो ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। सच्चाई अब सामने आ रही है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। वो ये लिख रहे हैं कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, आम लोग सच्चाई को जानेंगे। साबरमती रिपोर्ट नाम की फिल्म में गोधरा कांड का सच बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ने इस फिल्म के एक पोस्टर को ट्वीट करते हुए यह बात कही है कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, अब लोग सच्चाई को जानेंगे। साबरमती रिपोर्ट फिल्म के
इस पोस्टर को ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि अब सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। चलिए बढ़ते आगे, बात एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में तेलंगाना से बीजेपी नेता माधवी लता ने एंट्री मार दी है और सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बीते रोज बीजेपी नेता माधवी लता ने चुनाव प्रचार के दौरान महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। माधवी के निशाने पर कौन कौन से नेता रहे, देखिए महाराष्ट्र चुनाव पर हमारी यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवी लता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवी लता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको वो। अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवी लता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई, तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटिया मेट हो जाएगी। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कमर कसे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक प्रहार और बयानों की बौछार हो रही है। लेकिन जो मौजूदा माहौल है, उसे देखते हुए ये तय दिख रहा है कि फिलहाल बीजेपी नेताओं के करारे हमलों की गांठ विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र चुनाव में इस बार कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं जिसको लेकर जनता के बीच सही तरीके से मैसेज किया जाना चाहिए। सरकार बनेगी तो जनता के लिए क्या करेगी, विपक्ष ये मैसेज देने में कहीं सक्षम नहीं रहा है, सफल नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये भी आरोप है कि विपक्ष के नेता लगातार
जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गलत वादे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चुनाव है ये, लेकिन झारखंड में भी चुनाव है। 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हुई, 20 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। तो वहीं दूसरी ओर अब झारखंड ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक चुनावों में हिंसा देखने को मिल रही थी। चुनाव हो या उपचुनाव हो, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिलती थी, लेकिन अब झारखंड में भी हिंसा देखने को मिली है, क्योंकि पाकुड़ से आजसू प्रत्याशी के ऊपर बम से हमला किया गया है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की हरकतें, पश्चिम बंगाल की आदत जो वहां चुनाव होते हैं और वहां भड़काने की कोशिश की जाती है, क्या पश्चिम बंगाल से सटे हुए लगे हुए झारखंड में भी वही हालात बन गए हैं? क्योंकि हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आजसू प्रत्याशी ने बीजेपी दफ्तर में घुसकर अपनी जान बचाई है, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता था। रिपोर्ट देखिए। बिखरा पड़ा सामान, जमीन पर पड़े जूते, चप्पल और कपड़ों के चीथड़े इस बात के सबूत हैं कि झारखंड में भी बंगाल वाला दौर आ गया है। जैसे बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं वहां बम और धमाके सुनाई देने लगते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर आज झारखंड में भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ सीट से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर शनिवार रात को करीब 9 बजे हमला किया गया। अजहर इस्लाम बरहड़वा से पाकुड़ लौट रहे थे, तभी विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में अजहर इस्लाम को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड में चुनाव में हिंसा देखने को मिली तो हिमाचल प्रदेश में हंगामा हुआ है। शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में हंगामा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में भारी हंगामा हुआ है। यहां रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के अनुयायियों के बीच टकराव हो गया है। मंदिर और जमीन को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम ब्रह्म समाज के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। उधर पुलिस ने पथराव में घायल हुए क्यूआरटी जवानों के बयान पर इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आश्रम परिसर में पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम शिमला के सचिव स्वामी तन्मिहानंद ने कहा है कि ब्रह्म समाज ने वर्ष 2014 से मंदिर को धार्मिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन को दे रखा है और तब से यह प्रक्रिया चल रही है। मंदिर के माली विशाल शर्मा और कुछ यूनियन नेता कालीबाड़ी में सम्मेलन कर रहे थे, इसी दौरान ये हंगामा हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहां मौजूद लोगों पर तो हमला किया ही गया है, लेकिन जो क्यूआरटी के जवान वहां पर थे, जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए लोग थे, उनसे भी मारपीट की गई है। अब उन्हीं के बयान पर आगे कार्रवाई की जा रही है कि किन लोगों ने पहले वहां आकर माहौल खराब करने की कोशिश की, किन लोगों ने वहां पर हंगामा किया है, और उसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, यह कहा जा रहा है। ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की, तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मण हो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। तो फिर कलश स्थापना, जब मंदिर है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी 28 जनवरी को इसका डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की, तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मण हो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। और अब बात मणिपुर की कर लेते हैं, जहां पर हालात सामान्य हो गए थे, लेकिन अब नदी में 3 शव मिलने के बाद हंगामा एक बार फिर से बढ़ गया है और वहां पर लोगों ने विवाद करना, हंगामा करना शुरू कर दिया है। हालांकि गृह मंत्री इस पर बैठक कर रहे हैं और वहां की सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। लगातार केंद्र सरकार का कहना है कि मणिपुर पर नजर बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि 3 शव वहां पर जो मिले हैं वो वहां पर किसने डाले हैं, कैसे उन लोगों की हत्या की गई है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मणिपुर पर नजर बनी हुई है, हालात सामान्य हो गए थे, लेकिन एक बार फिर वहां के हालात खराब करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट देखिए।
मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में हिंसा का दौर एक बार फिर लौट आया है। पिछले 1 साल से पूर्वोत्तर के इस इलाके में संघर्ष तो जारी ही था, लेकिन अब फिर से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सरकार का दोबारा AFSPA लगाना भी बिगड़ते हालात की तस्दीक करता है। मणिपुर के कई जिले इस समय कर्फ्यू की चपेट में हैं। इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। हर सड़क और चौराहे पर तनाव जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इम्फाल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के आवास पर धावा बोला और जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के लिए इंसाफ की मांग की। इम्फाल पश्चिम जिले के सगोल बंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक RK इमो के घर के सामने जमा होकर नारेबाजी की। इमो मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह के दामाद भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 लोगों की मौत पर सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील की है। विधायकों के घरों पर भीड़ के हमले के बाद इम्फाल पश्चिम प्रशासन ने जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अभी हम इम्फाल के उरीपोक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर में आग लगा करके यहाँ पर शटडाउन जो डिक्लेयर किया गया था उसको इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ उरीपोक का नज़ारा नहीं है, ये पूरे इम्फाल में कई इलाकों में टायर जला करके लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के मामले में हो रहे थे। इन 3 लोगों के शव जिरी नदी में तैरते हुए पाए गए थे, जो कि उन 6 लापता व्यक्तियों में से एक थे जो सोमवार को जिरीबाम से गायब हो गए थे। आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 237 मौत हुई, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने लगे हैं। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान महिलाओं की न्यूड परेड, गैंग रेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी कई घटनाएं भी हुई। मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहाड़ी जिलों में कुकी है और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच अब सरहदें खींची हैं, जिन्हें पार करने का मतलब है मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। Director, The Taste of Success. महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवी लता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का उसूलों को काट दिया।
माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवी लता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको। वो अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवी लता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई, तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटियामेट हो जाएगी। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय हो